हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया, यानी कि जंतु जगत के बारे में हम बात कर रहे थे। जंतु जगत में हम अलग अलग फाइलम के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें आज हम बात करेंगे एस्केहेलमिन्थीज के बारे में। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्लेटीहेलमिन्थीज, जिसे आपने कहा था टैपवॉर्म, जिसे आपने कहा था फ्लैटवॉर्म। ठीक है, चलिए प्लेटीहेलमिन्थीज को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या अभी तक हमने पढ़ा है? प्लेटीहेलमिन्थीज में हमने कहा पैरासाइट होते हैं ये, और यहाँ पे कुछ नए फीचर्स आए हैं, जैसे कि हमने कहा ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर हमारे पास आ गई हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, सिमेट्री चेंज हो गई है। हमने कहा अभी तक जो बॉडी कैविटी है वो नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर ऑर्गन आ गए हैं। इसी के साथ ही हमने फ्लेम सेल की बात की है। जो फ्लेम सेल्स होते हैं वो होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। तो हमने कहा कि जंतु जगत में पहला हमारे पास आया है जिसमें एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए एक नई सेल बनी है, जिसे हमने फ्लेम सेल कहा है। अब इन्हें फ्लेम सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस प्रकार से ये होते हैं और यहाँ पर ये सीलिया पाए जाते हैं। तो जो सीलिया है, सीलिया आप जानते हैं, सीलिया में इस प्रकार से मूवमेंट होता रहता है, और जब इन्हें माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो ये कुछ इस प्रकार का शेप होता है और इसमें मूवमेंट होती रहती है। जिससे फ्लेम आपने देखी होगी, आग देखी होगी, तो कुछ वैसा ही हमें दिखता है, इसीलिए हम इन्हें फ्लेम सेल कहते हैं। क्लियर है इतना? इसी के साथ हमने जब हम बात कर रहे थे प्लेटीहेलमिन्थीज के बारे में, तो हमने हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आए थे, जैसे प्लेनेरिया है, लिवर फ्लूक है, और प्लेटीहेलमिन्थीज में हमने कहा कि टैपवॉर्म है। 3 चीजों के बारे में हमने बात की थी। आपको प्लेनेरिया और जो टैपवॉर्म है इसका जो स्ट्रक्चर है होमवर्क में दिया गया था। लिवर फ्लूक को हमने डिस्कस किया था, उसकी लाइफ साइकिल हमने देखी थी। एक बार देखिए कि जो लिवर फ्लूक है उसकी लाइफ साइकिल में हमने कहा लिवर फ्लूक रहेगा, शीप के लिवर में रहता है। शीप के लिवर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एग को लेकर एग ले करते हैं, और ये जो एग्स होते हैं वो शीप के एक्सक्रीटा में उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब अगर जो ये एग्स हैं जो कि शीप के एक्सक्रीटा में निकले हैं, अगर ये इनके आसपास पानी रहता है तो ये सर्वाइव कर जाते हैं और ये डेवलप होते हैं मेरासीडियम लार्वा में। अभी तक ये फीडिंग नहीं कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर कोई स्टोन आया तो उसके अंदर, कोई जो प्लांट आया उसके अंदर, या कोई स्नेल आया तो उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी होस्ट जो यहाँ पर लिवर फ्लूक है वो है शीप, और सेकेंडरी होस्ट जो होगा वो होगा यहाँ पे स्नेल। हमने कहा कि स्नेल की बॉडी के अंदर ही एंटर कर जाता है। जब स्नेल की बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो जो मेरासीडियम लार्वा था वो मेटा सरकारिया जो लार्वा है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने कहा पहला मेरासीडियम लार्वा था, अब है मेटा सरकारिया। इसके बाद ये क्या होगा, इसकी थोड़ी सी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, और ये फिर से स्नेल की बॉडी से रिलीज हो जाता है। जब स्नेल की बॉडी से रिलीज होगा यानी कि आउटर इन्वायरमेंट में आएगा, तो ये किसी भी लीफ से, जो ग्रास होती है, जो घास होती है, उसकी पत्ती से अटैच हो जाता है। उस घास को खाया जाता है शीप के द्वारा, और फिर से जो यहाँ पे लिवर फ्लूक है वो शीप की बॉडी में एंटर करेगा और उसके लिवर में चला जाएगा, और वहां फिर से क्या होगी, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, और ये साइकिल चलती रहेगी। ये है लाइफ साइकिल किसकी, यहाँ पे शीप की। आगे बात करते हैं प्लेटीहेलमिन्थीज के बारे में। प्लेटीहेलमिन्थीज के बारे में बात करते हैं। कुछ हमने फीचर्स यहाँ पर पढ़े हैं, जान लेते हैं क्या क्या फीचर्स हमने पढ़े हैं। एस्केहेलमिन्थीज में आपको बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। आपने कहा फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, मोस्टली पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, और एस्केहेलमिन्थीज के अंतर्गत जो भी हमारे एग्जाम्पल आते हैं वो ह्यूमंस यानी कि मनुष्यों के लिए भी हार्मफुल होते हैं। ठीक है, जैसे एस्कैरिस जो होता है वो क्या होता है, बहुत हार्मफुल होता है ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। हमने कहा कि अगर डाइवर्सिटी हम देखें तो अलग अलग डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है। हमने कहा फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। हमने कहा फ्री लिविंग और पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं। मोस्टली मैंने कहा पैरासिटिक या परजीवी होते हैं। फ्री लिविंग क्या होते हैं, पैरासिटिक क्या होते हैं, आप अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इन चीजों को हम स्टार्टिंग से यहाँ पे डिस्कस करते चले आ रहे हैं। एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ठीक है, पानी में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पर जो बॉडी होती है वो राउंड बॉडी इन क्रॉस सेक्शन, गोल
इनकी सिलिंड्रिकल बॉडी इनमें पाई जाती है, जैसे कि प्लेटिहेल्मिन्थेस कैसे थे, चपटे थे, यहाँ पर सिलिंड्रिकल बॉडी इनकी थी, बायलेटरली सिमेट्रिकल थे, अभी तक सेम कैरेक्टर आ रहे हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये भी सेम कैरेक्टर है। हमने कहा यहाँ पर आ गए हैं स्यूडोसिलोमेट, कैसे होंगे, सीलोम तो होगा लेकिन वास्तविक सीलोम नहीं होगा, वास्तविक बॉडी कैविटी नहीं पाई जा रही है। मेसोडर्म पूरी जो यहाँ पर जो बॉडी है, जो बॉडी वॉल है और जो एलिमेंट्री कैनाल है, दोनों को तो कवर नहीं कर रही है, लेकिन जो यहाँ पे मेसोडर्म है उसके आपको पाउचेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, यानी कि कुछ कुछ जगह पे आपको मेसोडर्म इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो हमने कहा स्यूडोसिलोमेट है, और नई चीज क्या आई है, स्यूडोसिलोमेट आया है, ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर आ गया है, अंग तंत्र आ गया है। नेक्स्ट जो लाइन आपकी बताती है, आपने कहा एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट एंड हैज अ मस्कुलर फेरिंक्स, इस लाइन का एक और मतलब होता है ट्यूब विद इन ट्यूब। हमने कहा जो बॉडी है वो कैसी हमें मिल रही है, ट्यूब विद इन ट्यूब। क्या मतलब होता है ट्यूब विद इन ट्यूब का, देखिए अगर मैंने कहा कि एस्कैरिस का एग्जाम्पल लेते हैं और हमने एस्कैरिस को यहाँ से कट कर दिया है, काट दिया है इस प्रकार, ये है एस्कैरिस, ये है एस्कैरिस, ये पूरा एस्कैरिस था, हमने बीच से जब काट दिया है, ठीक है, बीच से काटा तो आपको इस प्रकार से दिखा। अब इसमें हमने क्या एलिमेंट्री कैनाल है, तो ये है एलिमेंट्री कैनाल, ये है एलिमेंट्री कैनाल, और बीच का जो आपको यहाँ पे पोर्शन दिखेगा, ये बीच का पोर्शन आपको दिखा किसके, बॉडी और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का पोर्शन। ठीक है, हमने कहा एक ट्यूब, हमारे पास ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही आ रहे हैं, ऐसा ही है। हमने कहा एक ट्यूब तो ये है और एक ट्यूब ये है, दो ट्यूब हमारे पास आई है, एक तो बाहर वाली जो ट्यूब है, एक अंदर वाली जो ट्यूब है। तो हमने कहा बाहर वाली ट्यूब के अंदर एक दूसरी ट्यूब है, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब। इसका मतलब है कि यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल अगर आई है, इट मीन्स कि यहाँ पे एनएस भी आया है, ठीक है, यहाँ पर क्या आया है, एनएस भी आया है। तो जो ये वाला पार्ट होगा, हमने कहा एनएस यहाँ पर आ गया है। इससे पहले हमने एनएस पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, इट मीन्स कि दो ओपनिंग हो गई है, एक तो माउथ होगा और एक एनएस है, दो ओपनिंग यहाँ पर आ गई है, क्लियर है इतना। इससे पहले हम सिंगल ओपनिंग की बात कर रहे थे, जब हम लिवर फ्लूक को पढ़ रहे थे, तो हमने कहा यहाँ पे सिंगल ओपनिंग हमें मिल रही है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब है कि एक ट्यूब तो ये है बॉडी, और दूसरी बॉडी के अंदर होगा एलिमेंट्री कैनाल, जिसे आप आहार नाल भी कहते हैं। और अगर आहार नाल आई है, इट मीन्स की एनएस यहाँ पर आ गया, इसी को ट्यूब विद इन ट्यूब कहते हैं। तो ध्यान रखिए, आपके पास क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपसे क्वेश्चन सिंपली ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि बताइए कि जो एस्कैरिस है उसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट है या नहीं है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ट्यूब विद इन ट्यूब जो कैरेक्टर है वो किस फाइलम का है, ठीक है। तो आपको क्या पता चलना चाहिए, आपको क्या पता रहना चाहिए कि एस्केहेलमिन्थेस में आपने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, इट मींस कि ट्यूब विद इन ट्यूब है। तो एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट और ट्यूब विद इन ट्यूब दोनों जो स्टेटमेंट है वो हमारे सेम हो जाते हैं, ठीक है, नया कैरेक्टर आया है। नेक्स्ट हमने कहा डायोशियस होते हैं, डायोशियस का मतलब है कि मेल और फीमेल सेपरेट होंगे, ठीक है। अभी तक हम ये कह रहे थे कि मोनोशियस भी हो सकते हैं तो डायोशियस भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों पार्ट मिल जाए, और हो सकता है कि आपको मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग मिले, यहाँ पे डायोशियस आपको मिलते हैं। एक और नया कैरेक्टर मिला है आपको, फीमेल जो होती हैं वो लॉन्गर होती हैं मेल से, फीमेल की जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी और मेल की जो लेंथ है वो छोटी होगी। तो ये जो फीचर है इससे आप पहचान भी सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। फर्टिलाइजेशन हमने कहा इंटरनल होगा, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार की डेवलपमेंट होंगी। ये भी आपकी डाइवर्सिटी को दिखाता है कि कुछ तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं कि जिनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट हो रहा है और कुछ ऐसे हैं जिनमें इनडायरेक्ट हो रहा है। अब ये एग्जाम्पल हमारे पास आ जाते हैं, ध्यान रखिए एस्केहेलमिन्थेस का जो कॉमन नेम है वो राउंड वॉर्म भी है। आपसे कॉमन नेम जो है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी किए जाते हैं कि बताइए इस फाइलम का कॉमन नेम क्या है। ये कॉमन नेम दे दिया कि बताइए राउंड वॉर्म का जो दूसरा नाम है वो क्या है।
तो कॉमन नेम भी आपको ध्यान रखने हैं। तो हमने कहा कि एस्के एल्मेंथिस को हम राउंड वॉर्म भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? राउंड होता है। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। अब यह समझते हैं आप कि इसका मतलब यहाँ पे क्या क्या होता है। अब हमारे पास बात आती है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपने देख लिया होगा, बस समझना है आपको। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज को आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा, आपको समझना है कि ट्यूब विद इन ट्यूब कहा गया है तो इसका क्या मतलब यहाँ पर होगा। अब हमारे पास दोनों इमेजेस आती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल आपके एस्के एल्मेंथिस के हैं, राउंड वॉर्म, मेल और फीमेल दोनों आते हैं। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों के स्ट्रक्चर बना लेते हैं और कुछ कुछ पार्ट्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप स्ट्रक्चर बनाइए, पहले आप लेबलिंग करते रहिए और स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बाद हम देखेंगे कि किस स्ट्रक्चर का क्या काम यहाँ पर आता है। आप वैसे तो नाम से ही समझ जाएंगे, लेकिन हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, अब आप इतना तो आप समझते हैं कि मेल और फीमेल हमने बनाए हैं। आपके सामने यहाँ पे डायग्राम है। हम यहाँ पे भी जो है जो कैरेक्टर है या जो लेबलिंग है वो यहाँ पर भी कर लेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, साथ साथ में बनाते रहेंगे। चलिए, तो ये जो आपके कैरेक्टर हैं वो आप बना लीजिए। सेम हम जो चीजें हैं वो यहाँ पर भी कर लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये तो होगा माउथ वाला पोर्शन। ये है माउथ। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा हमारे पास कुछ पोर्स आते हैं हमारे, यानी कि एस्केरिस के पास आते हैं। हमारे पास एस्केरिस का डायग्राम आता है। ये है एक्सक्रीटरी पोर। अब हमने कहा हमारे पास कुछ इस प्रकार से एच शेप्ड सेल आती है। चलिए जल्दी से आपको क्या करनी है, ये लेबलिंग करनी है। एच शेप्ड सेल आती है। यहाँ पर आपके पास आएगा लोहे का और आपके पास आता है ठीक है। बाकी आप ये समझते हैं कि ये फीमेल है और ये मेल है। किसका हम डायग्राम बना रहे हैं? एस्केरिस का। तो चलिए एक बार जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना लें। चलिए, तो आपने यहाँ पर जो डायग्राम है वो आपने देख लिया होगा। ठीक है, अब सेम ये चीज जो यहाँ पे है यही यहाँ पे है, तो इसे हम हटा लेते हैं। एक आपने गोनोपोर यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। चलिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर फीचर। सबसे पहले तो आपने कहा माउथ, आप समझते हैं माउथ वाला पोर्शन जो आपके पास आता है। तो हमने कहा कि यहाँ पर ये ट्यूब विद इन ट्यूब हमने पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर एनएस वाला जो रीजन है वो कौन सा है? तो ऑब्वियस सी बात है कि यही क्या होगा, एनएस वाला रीजन होगा। ये जो एंड पार्ट आपके पास आया है यही
एनएस वाला रीजन होगा, जो क्लोएका है वो एनएस वाले रीजन में ही पाया जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी पोर से। जो एक्सक्रीटरी पोर यहाँ पर होगा, ये क्या करेगा, कलेक्ट एक्सक्रीटरी मटेरियल, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ को क्या करना, कलेक्ट करना, जमा करना। ठीक है, या वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। लेकिन हमारे पास आती हैं एच शेप्ड सेल। एच शेप्ड सेल का जो फंक्शन होगा वो होगा एक्सक्रीशन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है गोनोपोर। जो गोनोपोर होगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट को रिसीव करने के लिए होगा। तो ये क्या करेगा कि मेल गैमेट को रिसीव करने के लिए, या मेल गैमेट जो एंटर करेगा वो गोनोपोर से करेगा। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा जो क्लोएका होते हैं, क्लोएका क्या करेगा, यहाँ पर जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट को इंजेक्ट करने में मदद करता है यहाँ पर एस्कैरिस की। तो सिंपल सी चीज है, डायग्राम आपके पास सिंपल से हैं, और जो भी आपकी लेबलिंग है वो क्या है, यहाँ पे सिंपल है। चलिए, तो क्लियर है इतनी बात। तो हमने क्या बात की है, यहाँ पे सारे पार्ट्स के बारे में सारे पार्ट्स के बारे में हमने बात की है। एक और चीज आप यहाँ पर देखेंगे, हमने कहा एच शेप की जो सेल होगी वो एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी। ठीक है, एक्सक्रीशन में कैसे हेल्प करेगी, कलेक्ट करने का काम ये करेगा, एक्सक्रीटरी पोर क्या करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे, क्योंकि पोर से क्या होगा, जो चीजें हैं वो बाहर जाएंगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एच शेप्ड जो सेल होते हैं और एक्सक्रीटरी जो पोर होते हैं, वो दोनों किस में मदद करेंगे, आपके एक्सक्रीशन में मदद करेंगे। दोनों ही क्या करेंगे, एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। अब हमने बात कर ली है एस्कैरिस की। तो एस्कैरिस कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एस्कैरिस जो होते हैं वो पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो ह्यूमंस होते हैं उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और आपने बच्चों में अक्सर देखा होगा, होता क्या है कि ये जो एस्कैरिस होते हैं, इनका जो नंबर है इतना बढ़ जाता है, सिर्फ एक एस्कैरिस नहीं होगा, बहुत सारे एस्कैरिस होते हैं। और अगर यहाँ पर टाइम से इसका जो ट्रीटमेंट है वो नहीं किया गया, तो ये क्या करेंगे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसे ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि जो फूड है वो पास नहीं हो पाता है और इंटेस्टाइन पूरी ब्लॉक हो जाती है। तो इतना खतरनाक यहाँ पर हमारे पास एस्कैरिस आता है। इसके अलावा एक और चीज हमने यहाँ पर देखी थी, वाउचेरिया, जिसे फिलेरियल वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी या फिलेरियल वॉर्म कहते हैं। ये एक डिजीज को कॉज करता है ह्यूमंस में, जिसे कहते हैं एलिफेंटियासिस या फिर हाथी पांव। एलिफेंटियासिस में आपने इमेज देखी होगी, आपकी बुक में इमेज दी गई है कि उसमें जो पैर होता है, वहां पर जो पैर होते हैं उसके बीच में जो फिलेरियल वॉर्म है, पैर के अंदर की बात की जा रही है, जो फिलेरियल वॉर्म होता है वो वहां पर क्या कर देता है, ब्लॉकेज कर देता है। और ऐसे करके जो पैर है वो बहुत ज्यादा, वहां पर आप देखते हैं कि स्वेलिंग वहां पर आ जाती है, और पैर जो होता है वो हाथी के पांव जैसा हो जाता है, इसीलिए से हाथी पांव कहा जाता है। इस जो डिजीज को हम एलिफेंटियासिस कहते हैं। तो फिलेरियल वॉर्म जो कॉज करेगा वो एलिफेंटियासिस कॉज करेगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सारे हमारे पास क्या आते हैं, एग्जाम्पल्स आते हैं एस के हेलमिंथीज या राउंड वॉर्म के, वो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं काफी। एस्कैरिस हो गया है या फिर फिलेरियल वॉर्म हो गया है, उनके बारे में सारी चीजें क्लियर है। एक बार एग्जाम्पल देखिए, और इनसे होने वाली जो भी आपके जो डिजीज हैं वो देखिए, आपके सामने बुक होनी चाहिए। बुक्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डिजीज आपको अलग अलग दिखाई गई है, आपको इमेजेस में भी दिखाया गया है, वो किसकी वजह से होता है। चलिए, अब हमने बात की है एस्केलमेंथिस के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो फाइलम आता है उसे देख लेते हैं। अगला जो हमारा फाइलम आएगा वो है फाइलम एनिलिडा। अब जो आपके पास आगे चल के जो फाइलम आएंगे वो इंटरेस्टिंग भी होंगे और थोड़ा सा आपके लिए कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स भी होंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डेवलपमेंट जो है वो बढ़ रहा है, और हमें यहाँ पे नए नए कैरेक्टर और नए नए फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। एनिलिडा जिसे हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेड बॉडी जिनमें पाई जाती है। ठीक है, इनके लिए एक अलग सा जो नाम है वो आता है। आपने कहा एनिलिडा का सबसे पहले तो मतलब समझते हैं। एन्यूलस में स्मॉल रिंग एंड टाइडोस में शेप, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में छोटे छोटे कैसे हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पे सेगमेंटेड बॉडी होगी इस प्रकार से, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, आपने कहा इस प्रकार से क्या है, सेगमेंटेड बॉडी, और ट्रू सेगमेंट यहाँ पे पाए जाते हैं।
एनालिट्स में आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। अभी तक ये जो हम पैरासाइट पढ़ रहे थे, हो सकता है कि आपने देखे होंगे, हो सकता है कि नहीं भी देखे होंगे, लेकिन एनालिट्स आपने देखे होंगे। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा एनालिट्स के बारे में। आपने कि एनिमल्स इन दिस फाइलम आर कॉमनली रेफर्ड टू एज एनालिट्स और सेगमेंटेड वर्म। क्या कहते हैं इन्हें? सेगमेंटेड वर्म, यानी कि ऐसे वर्म जो कैसे होते हैं? सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमने कहा लेमार्क कॉइन द टर्म एनिलिडा। सबसे पहले जो एनिलिडा जो वर्ड जो कॉइन किया है, जो ढूंढा है या जो दिया है, वो लेमार्क ने हमें दिया है। और उन्होंने कब दिया है? 1809 में दिया है, यानी कि 1809 में दिया है। There are approximately 9,000 annelid species known today. यहाँ पर लगभग 9,000 स्पीशीज जो एनिलिडा की हैं वो ज्ञात हैं। अब आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप हायर क्लासेस में आ चुके हैं, आप समझते हैं स्पीशीज का क्या मतलब है, आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है 9th-10th में। तो यहाँ पर सिर्फ एनिलिडा के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बात नहीं हो रही कि 9,000 ऑर्गेनिज्म है, हम 9,000 स्पीशीज की बात कर रहे हैं। जैसे एक स्पीशीज मनुष्य है, ठीक है, और ऐसे आपके पास अलग अलग स्पीशीज आती हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर एक क्लास के अंदर बहुत सारी स्पीशीज आती है, जैसे कि आप क्लास मैमेलिया जब पढ़ेंगे, और क्लास मैमेलिया में आगे चल के हमारे पास आएगी क्लास मैमेलिया, उसी के अंदर आपको बहुत सारी स्पीशीज मिल जाएंगी, ठीक है। हमने कहा जो एप्स होते हैं वो भी इसी क्लास के हैं, स्पीशीज हैं। जो होमोसैपियंस होते हैं वो भी इसी क्लास के स्पीशीज हैं। तो इसी प्रकार से 9,000 स्पीशीज होती हैं एनिलिड्स की। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी डाइवर्सिटी होगी। मैंने कहा मनुष्य एक खुद क्या है? एक अलग स्पीशीज है, और जो जीव है वो अलग स्पीशीज है। अलग अलग जो जीव है वो अलग अलग स्पीशीज हमारे पास आती हैं। जैसे हम प्लांट्स में कहते हैं कि प्लांट्स में है तो धान का पौधा, लेकिन अलग अलग वेराइटी है, कुछ ऐसा ही हमने कहा कि एनिमल्स में हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर एक क्लास में आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग स्पीशीज है, अलग अलग जाति से क्या करेंगे? बिलोंग करेंगे। और 9,000 स्पीशीज यहाँ पर आती हैं, इसमें इसकी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होगी। दे कम इन अ वेराइटी ऑफ शेप एंड साइज। अलग अलग शेप होती है, आकार और आकृति में अलग अलग होंगे। आपने कहा रेंजिंग फ्रॉम 1 mm टू 2.5 mm इन लेंथ। आपने कहा इनकी लेंथ में भी बहुत वैरायटी है, 1 mm से 2.5 mm तक इनकी क्या होती है? यहाँ पे लेंथ होती है, ठीक है। तो इतनी वैरायटी आपको देखने को मिल रही है। अगर हम इंपॉर्टेंट फीचर्स या कैरेक्टर्स की बात करें तो हमने कहा दे आर टेरेस्ट्रियल, मरीन, फ्रेश वाटर और पैरासिटिक। आपने कहा कि ये जल में भी पाए जाएंगे, ये स्थल में भी पाए जाएंगे, ये फ्रेश वाटर यानी कि मीठे जल में भी पाए जाते हैं। आपने कहा ये कैसे होते हैं? यहाँ पर परजीवी भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम तो आप समझते हैं कि क्योंकि आ चुका था, तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम या फिर अंग तंत्र आपको मिलेगा। एक नया कैरेक्टर जो यहाँ पर मिलेगा, आपने कहा ट्रू सीलोमेट होते हैं। एक नया कैरेक्टर हमें मिला। हमने कहा कि यहाँ पर वास्तविक जो शारीरिक गुहा है या बॉडी कैविटी है वो वास्तविक होती है। पहला हमारे पास फाइलम जो है वो आया है जिसमें ट्रू सीलोम है। इससे पहले आप एस्केल्मेंथीज में स्यूडोसीलोम पढ़ रहे थे, यहाँ पर ट्रू सीलोम आप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमने कहा दैट आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये तो वही कैरेक्टर है जो अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं? हमने कहा वलयाकार छोटी अंगूठी या छोटी वलयाकार आकृति के ये जीव होते हैं। इनके संघ के जंतु को आमतौर पर एनिलिड या खंडित कृमि कहा जाता है। लेमार्क ने एनिलिडा शब्द गढ़ा था 1809 में। आज लगभग 9,000 एनिलिड प्रजातियां ज्ञात हैं। वे विभिन्न प्रकार के आकार और साइज में आते हैं, जिनकी लंबाई 1 mm से 2.5 mm तक होती है। महत्वपूर्ण या विशिष्ट जो इनके क्या होते हैं कैरेक्टर कहिए, या इनके जो विशेषताएं होती हैं वो क्या हैं? ये स्थलीय, समुद्री, मीठे पानी या परजीवी हैं, और इनका अंग प्रणाली स्तरीय शारीरिक संगठन है। सच्चे सीलोम जो द्विपक्षीय रूप से सम्मित और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ये आप सही कर लेंगे, ठीक है। ये सीलोम होता है। प्रोनाउन से ही हमें समझ आ जाना चाहिए कि कैसे होते हैं। सच्चे सीलोम या वास्तविक सीलोम इनमें पाई जाती है। एक बार एनिलिड्स के जो कैरेक्टर हैं वो आप लोग यहाँ पे नोट कीजिए। चलिए, तो आगे जो एनालिटिक्स के बारे में हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे और कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे।
ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं एनालिट्स के जो इस प्रकार से दिखते हैं, जैसे कि नेरिस हो गया है और हेरोडिनेरिया हो गया है। ठीक है, कुछ इस प्रकार के हमारे पास संरचनाएं आती हैं। आप देख सकते हैं सेगमेंटेड बॉडी। अभी तक हमने फोकस ये किया कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड है और आप देख रहे हैं कि दोनों में आपको सेगमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इनकी संरचना के बारे में बात करेंगे, कुछ फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे और यहाँ पर कंपेयर करेंगे एस्केलमेंथीज और एनालिट्स में क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ पर आए हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।